आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी बड़ी बहू की ना सही पर मेरी छोटी बहू की तो गोद भरी। हाँ माँ जी, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं अपनी देवरानी का खुद ख्याल रखूंगी। नहीं बहू, कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरी छोटी बहू का ख्याल रखने की। मैं अपनी बहू के लिए एक और नौकरानी घर में रखवा दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तेरी परछाई बहू पर पड़े। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर अनीता को काफी बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूजा अपनी गरीब दोस्त को फोन करती है और उसे अपनी प्रेगनेंसी की खबर देती है। निशा, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी सास इतनी अच्छी है कि कुछ पूछो ही मत। मेरे घर में 3 नौकर थे और उन्होंने एक और नौकरानी मेरे लिए रख दी। ये तो बहुत अच्छी बात है पूजा। भगवान करे तेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आए। मालकिन, आपके खाने का समय हो गया है। बड़ी मालकिन के कहने पर मैं आपके लिए कुछ फल और ठंडी चीज लेकर आई हूँ। सुना तूने निशा, मेरी एक नौकरानी मेरा खाना लेकर आ गई। खाना खाने के बाद मेरी दूसरी नौकरानी दवाई लेकर आएगी। इस तरह मेरी सारी नौकरानी मेरे काम करती है। अच्छा चल, अभी मैं रखती हूँ। इतना बोलकर पूजा फोन रख देती है। कुछ ही देर बाद पूजा की दूसरी नौकरानी दवाई लेकर आती है और तीसरी नौकरानी उसे बाहर चलने को कहती है। मालकिन, शाम हो गई है। डॉक्टर के चार्ट के अनुसार अब आपको थोड़ा टहलने की जरूरत है। पूजा, आराम से जाना। अभी तुम्हारा पहला महीना चल रहा है। ऐसे में अपना और बच्चे का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। इस तरह थोड़ी देर में पूजा अपनी तीसरी नौकरानी के साथ बाहर टहलने के लिए चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द निशा को पता चलता है कि वो भी गर्भवती है। पापा, भैया, भाभी माँ बनने वाली है। अब हमें भाभी का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। पर भाभी का ख्याल कौन रखेगा? मैं तो कॉलेज चली जाती हूँ, सीधा शाम को आती हूँ और आप दोनों भी घर में नहीं रहते। भाभी को जरूरत पड़ी तो वो किससे मदद लेंगी? रवि बेटा, काजल बिल्कुल सही कह रही है। हमें बहू के लिए एक नौकरानी रखनी चाहिए जिसकी उम्र 50-55 साल हो, तजुर्बे वाली होगी, तो हमारी बहू का अच्छे से ख्याल रख पाएगी। ठीक है पापा, मैं किसी से बात करता हूँ। अपने घर वालों को अपने लिए इतनी फिक्र करता देख निशा को भी काफी अच्छा लगता है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते 4 महीने बीत जाते हैं। पूजा, तू कैसी है? तेरा चौथा महीना चल रहा होगा ना? मेरा भी तीसरा महीना चल रहा है। तू ज्यादा काम तो नहीं करती? मेरी आया वो मुझे कह रही थी कि ऐसे समय पर अपना ज्यादा ख्याल रखना होता है। अरे नहीं यार, मेरी सास ने मेरे लिए 4 नौकरानी इसीलिए थोड़ी ना रखी है कि मैं कोई काम करूं। बहू सही कह रही थी नौकरानी, तू फोन पर ज्यादा लगी रहती है। फोन रख और डॉक्टर के पास जा। कब से नौकरानी दरवाजे पर तेरा इंतजार कर रही है रिपोर्ट लेकर। निशा, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरी नौकरानी मेरा सारा सामान लेकर दरवाजे पर खड़ी है। इतना बोलकर पूजा अपनी नौकरानी के साथ अस्पताल जाती है। मालकिन, आप यहीं आराम से बैठो। मैं आपकी रिपोर्ट डॉक्टर को देकर आती हूँ। अगर आपको कुछ ठंडा खाना हो तो बता दीजिए, मैं बाहर से ले आऊंगी। मेरा आइसक्रीम खाने का मन है। जब तक मेरा नंबर नहीं आ जाता तुम मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आ जाओ। इस तरह जहां पूजा की नौकरानी पूजा का ख्याल रख रही होती है तो वहीं निशा की आया निशा आशा का ख्याल रख रही होती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो तुम? भरी हुई बाल्टी मत उठाओ, आराम करो। ऐसे समय में भारी चीज नहीं उठानी चाहिए। अब जाओ और हल्के हल्के चलो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अम्मा, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। इस तरह आशा निशा को कोई काम नहीं करने देती और खुद घर के सारे काम के साथ साथ निशा का ख्याल रखते हैं। समय गुजरता है और देखते ही देखते निशा का 8वां महीना लग जाता है। बहू, अब तुम्हारा 8वां महीना लग गया है। मैंने दूध में घी डाला है। अब से तुम सोने से पहले घी वाला दूध पीना। और हाँ, अब तुम्हें घर में काम करने शुरू करने होंगे। बैठकर पोछा लगाना, कपड़े धोना, ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। अम्मा, जब बैठने में दिक्कत हो रही है तब तुम मुझे बैठने वाले काम बोल रही हो। निशा, अगर अम्मा कह रही है तो सोच समझ कर ही कह रही होंगी ना। भाभी, आपका 8वां महीना लग गया है। अगले महीने घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आएगा। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा। जहां निशा नॉर्मल डिलीवरी के लिए घर में पोछा लगाती, कपड़े धोती, घी वाला दूध पीती, समय समय पर दवाई लेती, तो वहीं पूजा अब भी घर का कोई काम नहीं करती। ये सारी नौकरानी कहाँ मर गई हैं? इनको पता है मेरा 9वां महीना लग चुका है। मुझे उठने बैठने में कितनी दिक्कत होती है, फिर भी सबकी सब गायब है। पूजा गुस्से में अपनी दूसरी नंबर वाली नौकरानी को आवाज लगाती है और उससे कहती है, कहाँ चली गई थी? मेरा जूस कहाँ है? भूल गई मुझे दवाई लेनी है। ऐसी हालत में मैं खुद उठकर दवाई लूं? माफ करना मालकिन, घर के और काम करने लगी थी। क्या हुआ पूजा, तुम नौकरों पर क्यों चिल्ला रही हो? और अब तो तुम्हारा 9वां महीना लग गया है। ऐसे में तो तुम्हें चलना चाहिए, स्क्वाट, बटरफ्लाई एक्सरसाइज और कीगल एक्सरसाइज करना चाहिए। आप तो रहने दीजिए दीदी, खुद तो कभी मां नहीं बन पाई और मुझे सलाह देने आई हैं। इस तरह पूजा कोई काम नहीं करती और अपने नौकरों पर डिपेंड हो जाती है। समय गुजरता है और एक दिन निशा फिर से पूजा को फोन करती है। पूजा, कैसी है तू? तेरा तो 9वां महीना लग चुका है ना, तो अपना ख्याल तो रख रही है ना, एक्सरसाइज तो कर रही है ना समय पर। और अब तो तुझे घर के काम कर लेने चाहिए ताकि तेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। मेरी अम्मा कह रही थी कि हम अब जितना घर के काम करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है।
तो पागल है क्या? मेरे घर में 4 नौकरानी हैं और बच्चे होने के बाद मेरी सास 5वीं नौकरानी भी रख देगी, और तुम मुझे काम करने के लिए कह रही हो? मेरे घर में इसलिए नौकरानी नहीं है कि मैं काम करूं। मैं अपनी प्रेगनेंसी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और मैं तो तुझे भी यही कहूंगी, नॉर्मल डिलीवरी का लालच छोड़कर अपने बच्चे पर ध्यान दे। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तू गरीब कितनी मुश्किल से एक बूढ़ी नौकरानी रख पाई है। पूजा की ये बातें निशा को काफी बुरी लगती हैं और वो फोन रख देती है। और क्योंकि पूजा कुछ नहीं करती, इसलिए 9 महीने से ज्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से उसका ऑपरेशन होता है और उसके बच्चे को पीलिया हो जाता है। और जैसे ही निशा को इस बारे में पता चलता है, वो अपनी दोस्त से मिलने अस्पताल जाती है। पूजा, तू ठीक तो है? और तेरा बच्चा? निशा, मेरी प्रेगनेंसी को 9 महीने से ज्यादा हो चुके थे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ा, और मेरी बेबी बहुत बीमार है। तू भगवान से दुआ करके वो जल्दी ठीक हो जाए। मालकिन, आपके खाने का समय हो गया है। बेटा डर मत, जैसे ही डॉक्टर तुझे बच्चा देता है तो घर जाकर बच्चे को थोड़ी धूप दिखा देना और तेल से अच्छे से मालिश करना। पहली धूप उस पर पड़ेगी तो उसका पीलिया खत्म हो जाएगा। इतना बोलकर निशा और आशा वहां से चली जाती हैं और पूजा आशा की एक नहीं सुनती और वो घर जाकर अपने बेटे को एसी में रखती है और बहुत जल्द शांति एक और नौकरानी बच्चे के लिए रखती है। मेरी बहू का ख्याल रखने के लिए पहले से ही 4 नौकरानी हैं। तुम्हें इस बच्चे का ख्याल रखना है, इसकी मालिश, दूध से लेकर सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जी मालकिन। देखो, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। तुम रसोई में जाकर दूध गर्म करके ले आओ और मेरे बेटे को पिला दो। और हाँ, तेल से मालिश मत करना, कुछ बेबी प्रोडक्ट्स मैं लेकर आई हूँ, उसी से मालिश करना। उस नौकरानी की एज कुछ 25 साल की थी। उसे बच्चे संभालने नहीं आते थे, इसलिए वो हल्का दूध गर्म करके बच्चे को पिलाती है और कुछ देर बाद हल्का हल्का बच्चे को पाउडर लगा देती है। कुछ ही दिनों में निशा की भी नॉर्मल डिलीवरी होती है और उसे भी लड़का होता है। बहू, ये देख, तेरा बच्चा कितना तंदुरुस्त है। बस 2 दिन में तुझे छुट्टी मिल जाएगी और मैं तेरे लिए एक दवाई बनाऊंगी, घर की जड़ी बूटी वाली। उसे तू खाना, 1 हफ्ते में तेरी सारी कमजोरी खत्म हो जाएगी। और अपने कान को ढक के रखना। इस तरह आशा निशा को हर एक चीज समझाती है और निशा आशा के बताए अनुसार चलती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते 1 साल हो जाता है। इन 1 साल में निशा का बच्चा चलने लगता है, पर अब भी पूजा का बच्चा कमजोर होता है। तो वहीं अब पूजा के बाल झड़ने लगते हैं और शरीर मोटा हो जाता है, यहाँ तक कि उसके शरीर में भी हर समय दर्द रहता है। मालकिन, मैंने सोनू बेटे को नहला दिया है, वो सो रहा है। मालकिन, आपके शरीर दर्द की दवाई लेकर आ गई हूँ। मालकिन, आज शाम की मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया, आप सोनू और अपना टेस्ट करवा सकती हैं। 1 साल से दवाई करवा रही हूँ, अब तक रिजल्ट नहीं आया। पता नहीं मैं और मेरा बच्चा कब ठीक होगा। पूजा दवाई खाकर अपने बेटे को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास जाती है। समय बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं और इस बार जब पूजा अपना बच्चा लेकर अस्पताल में अपना और अपने बच्चे का टेस्ट करवा रही होती है तो अपनी दोस्त निशा और उसके तंदुरुस्त बेटे को देखती है, जो चलना बोलना सब कुछ जानता है। अरे पूजा, तू यहाँ? अरे तूने अपने बेटे को गोद में क्यों लिया है? और तेरे बालों को क्या हुआ? और तू कितनी मोटी हो गई, सब ठीक तो है? महीने के आगे पीछे हम दोनों का बच्चा हुआ। तेरा बच्चा आज चल रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, तू भी फिट है, और मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, मेरे तो बाल झड़ने लगे। अब तो शरीर में हर वक्त दर्द रहता है और मेरा बच्चा भी कितना कमजोर है। ऐसा क्यों निशा? बहू, क्योंकि तुमने किसी बड़े की नहीं सुनी, तुम नौकर के सहारे रह गई। अगर तुम अब भी एक्सरसाइज करो, अपने बेटे का ख्याल खुद रखो, खुद काम करो, तो तुम्हारा वजन कम हो सकता है। अगर एक बार वजन कम होगा तो शरीर की थकान कम होगी और तुम्हारा बच्चा भी ठीक होगा। तुम्हें अपने बेटे को अपना दूध पिलाना चाहिए और तेल से उसकी मालिश करनी चाहिए, पर तुमने कुछ नहीं किया। अपनी गरीब दोस्त और उसके बेटे को देख पूजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर जाकर सबसे पहले अपनी जेठानी से माफी मांगती है और सारे नौकरों की छुट्टी कर देती है और खुद सुबह शाम एक्सरसाइज करती है। साथ ही अपने बेटे के खाने से लेकर मालिश तक की जिम्मेदारी खुद उठाती है। गर्मी से परेशान गोमती चौखट पर बैठी हाथ पंखा कर रही होती है। ओहो, इस बार की गर्मी ने तो भूचाल मचा दिया है। चंपा बहू, जरा ठंडा पानी पिला दे। लाई माँ जी। चंपा मटके में से पानी लाकर देती है। प्यास के मारे गोमती गट गट पानी पी जाती है। हाय दैया रे। अरे चंपा, ये पानी किस में से लाई है? बिल्कुल चावल के अदहन की तरह खौल रहा है, मेरा तो मुंह जल गया। मगर माँ जी, पानी तो मैं मटके से लाई हूँ और सवेरे मटका धोकर ही भरा था। अरे मटके के पानी का तासीर तो बर्फ जितना ठंडा होता है इतना खौलता हुआ नहीं। तभी कड़कड़ाती धूप में आंगन में चाक पर मटके बनाते हुए कविता कहती है, माँ जी, वो मटका बिल्कुल चिकना घड़ा हो गया है, इसलिए पानी ठंडा नहीं कर रहा। चंपा, उस सुराही को हटाकर आंगन में से नया मटका ले जाकर पानी भर दो। वैसे भी अब मटके की बिक्री बाजार में पहले जितनी नहीं रहेगी, बहुत ही कम लोग मटके खरीदते हैं। अब का जमाना पहले से काफी ज्यादा मॉडल हो गया है। अब हर घर में लोग फ्रिज खरीद रहे हैं।
अब जब उन्हें बर्फ का पानी मिल रहा है तो कोई भला मटका क्यों खरीदेगा। सच में इस फ्रिज ने तो हम जैसे गरीब कुम्हारिन बहू के हाथ काट कर रख दिए। मटके बेचकर ही तो हमारे घर का दाना पानी चलता है। इसी प्रकार पांचों चिलचिलाती धूप में मटके बनाती हैं। गोमती अपनी बहू बेटे के साथ पुश्तों के छोड़े गए कच्चे मकान में रहती हैं। सभी बेटे अभी बेरोजगार थे। किसी तरह मिट्टी के बर्तन मटके बेचकर पांचों बहुएं घर का खर्चा पानी निकाल रही हैं। गौरी, मैंने आटा गूंथ दिया, तुम रोटी बना दोगी? कल भी मैंने अकेले इतनी गर्मी में 11 लोगों के लिए रोटी बनाई थी। अंगीठी की आंच भट्टी की तरह लहकती है। मैं पसीने से नहा जाती हूँ। ऊपर से घर में एक कूलर भी नहीं है कि ठंडी हवा खा ले। गर्मी में घर में खाना बनाने को लेकर दोनों के बीच खिचखिच देखकर गोमती माथा पीट लेती है। हे भगवान, तुम लुगाइयों का धंधा पानी बड़ा खराब है। किसी भी दिन बिना झगड़े के नहीं खाना बनाती, इसीलिए घर में बरकत नहीं मिल रही है। अरे मिलजुल कर एक जन रोटी बेल लो, एक पका लो। दोनों मिलकर रोटी बनाती हैं। तभी मकान की छत से मिट्टी झड़कर आटे की परात में पड़ जाती है। तेरे की, इसे कहते कंगाली में आटा गीला होना। इस छत से दिन भर मिट्टी झड़ झड़कर एकदम हल्की हो गई। अब तो धूप की किरण भी घर के अंदर आने लगी है। पड़ोसियों ने 4-4 मंजिल का घर बनवा लिया। हमारी ये मढ़ई ही रह गई है। कुछ देर में मुंह लटकाए पांचों भाई राज, प्रकाश, सोहन, मोहन, अखिलेश आ जाते हैं। आ गए आप पांचों भाई? कहीं कोई काम मिला? कुछ कमाई हुई क्या? तुम लुगाइयों को खाली पैसा पैसा करने के अलावा कुछ और नहीं सोचता है क्या? रहने दे राजू, इन लुगाइयों को क्या लेना देना। दिन भर मर्द धूप में थका मारा कहाँ से आ रहा है, बस आते ही पैसे मांगना है। पतियों का उखड़ा हुआ मिजाज देखकर बहुएं समझ जाती हैं कि काम नहीं मिला है। अरे बहू, देख क्या रही हो, खाना परोस दो। मुंह हाथ धोकर पांचों खाने बैठ जाते हैं। किस चीज की तरकारी बनाई है? जी कद्दू की सब्जी बनाई है। कद्दू की सब्जी देखकर सोहन नाक सिकोड़ कर कहता है, मेरी तो भूख मर गई है। एक तो सारा दिन काम ढूंढने के चक्कर में धूप में भटक कर सारा शरीर झुलस गया है। पाव भर दही भी मंगवा लेती। अजी गर्मी के चलते दही का भाव बढ़कर 100 रुपए किलो के पार हो गया है। जी मारकर सब खाने लगते हैं। तभी फुलवा के दिमाग में जुगाड़ दौड़ता है। अब मुझको एक बड़ा धांसू जुगाड़ दिमाग में आया। जब हम पांचों मिट्टी से मटके बना सकती हैं तो दही भी तो जमा सकती हैं। 10 रुपए के जोरन में 1 किलो भर दही का काम बन जाएगा। अरे वाह फुलवा, तुम्हारा ये जुगाड़ तो बेहद कम खर्चीला है। अगले दिन फुलवा मिट्टी के मटके में दही जमाती है, जिससे पांचों अच्छे से खाते हैं। एकदम अमृत जितनी मीठी दही जमाई है तुमने। आज तो हमने दही के साथ भर भर कर रोटी खा ली। ये दही हमने जुगाड़ लगाकर घर में ही जमाया है। मटके के अंदर मिट्टी ठंडी होती है ना, तो इसमें दही ज्यादा टाइम तक टिकेगी, जल्दी से खराब नहीं होगी। अगर थोड़ी दही बची हो तो छाछ बना देना अभी जाते टाइम। छाछ पीकर पांचों काम पर निकल जाते हैं। तभी पड़ोसन कौशल्या आती है। अरे कहाँ हो गोमती की कुमारिन बहुओं, अभी भीतर में आ जाइए कौशल्या काकी। क्या बात है, अकेले अकेले शरबत पिया जा रहा है? हाँ जी आंटी, छाछ बनाया है, आप भी पी लीजिए। जैसे ही कौशल्या ठंडा ठंडा छाछ पीती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। अरे वाह, तुम जुगाड़ू बहुओं ने तो एकदम ग्वाले जात के जितना गाढ़ा छाछ बनाया है और बर्फ जितना ठंडा। वह दरअसल कौशल्या बहन बहू ने घर में ही मटकी दही जमाई थी। तभी कविता ललिता को कमाई का जुगाड़ सूझता है। आंटी जी, मैं तो कहती हूँ आप भी हम जुगाड़ बहू की तरह अपने बेटे की शादी में लस्सी और छाछ करवाना, क्योंकि इतनी जल्दी चिलचिलाती गर्मी में कोई चाय तो पिएगा नहीं। ठीक है बहू, ऐसे ही 10-20 मटकी चुनकर मुझको दे दो। कौशल्या हाथों हाथ 20 मिट्टी के मटके खरीद कर ले जाती है। आज तो लक्ष्मी मैया की दया से घर में बैठकर थोड़ी कमाई हो गई। इसी तरह पांचों गर्मी और धूप में कठिनाई से मटके और बर्तन बनाकर उन्हें बाजार में बेचती, लेकिन बहुत ही कम लोग मिट्टी की चीज खरीदते और कुछ दिनों बाद उनका मटका बिकना बिल्कुल ठप पड़ जाता है। खून पसीना बहाकर हमने ये मिट्टी से मटकी तैयार की और ये अब बिक भी नहीं रही। ऐसे तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। दीवारों में दरार आ रही है। चिंता में पांचों सबको खाना बनाकर खिलाती पिलाती हैं। उसी रात बहुत ही भयंकर तेज तगड़ी आंधी उड़ती है, जो कि उनके कच्चे मकान को घास के तिनके की तरह बिखेर देती है। अब भयंकर गर्मी में पूरा परिवार बेघर हो जाता है। ये ऊपर वाले, इतनी गरीबी में मेरा परिवार गुजारा कर रहा था, क्या तुझे ये भी देखा नहीं गया? पहले हमारे आगे की थाली छीन लिया, अब छत। बोलते बोलते गोमती फूट फूट कर रोती है। गर्मी से सबका हाल बेहाल हो जाता। तभी पांचों का ध्यान आंगन में मटकों पर पड़ता है, जिसमें से ज्यादातर साबुत थे और कुछ टूट गए थे। चंपा, गौरी, कविता, फुलवा, देखो हमारे मिट्टी के मटके तो सही सलामत है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पक्के ईंट, सीमेंट, रेता, बालू खरीद कर घर बना सके, लेकिन हम इस मिट्टी के मटके से जुगाड़ लगाकर अपने लिए घर बना सकती हैं।
मगर मिट्टी के मटकों से घर बनाना कैसे संभव है? ये तो कितने हल्के हैं, अगर हमने घर बनाना भी चाहा तो भी लुढ़क जाएंगे। चाहने वालों के लिए सब कुछ संभव है। पहले हम अपने घर की नींव लकड़ी से तैयार करेंगे, उसके बाद हम इन मटकों का इस्तेमाल करेंगे और इनको मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए हम इसमें अच्छे तरीके से मिट्टी भर लेंगे, ताकि कितना भी तेज आंधी तूफान में भी हमारा घर टिका रहेगा, बल्कि टूटेगा नहीं। कविता का ये जुगाड़ सभी को जचता है। ठीक है, तुम पांचों मिट्टी का जुगाड़ करो, हम जंगल से लकड़ियां काट कर ले आते हैं और अपना घर बनाएंगे। पांचों बहू के साथ उनके पति भी कहर ढाती गर्मी में जंगल से मोटी मोटी लकड़ी ले आते हैं और जमीन में गड्ढा खोद कर नींव डालते हैं। वहीं बहुएं मटकों में मिट्टी भरती हैं और उन्हें दीवारों के ढांचे के रूप में एक पर एक करके बनाती हैं। शुक्र है आज हमने अपने मटके घर की 4 दीवारी तो तैयार कर ली, बाकी कल करेंगे। बड़ी जोर की भूख लगी है, खाना तो बना लो। पर खाना कैसे बनाएं? आंधी में तो हमारे सारे बर्तन तितर बितर हो गए हैं। गिन चुनकर 2-4 ही बर्तन थे खाना पकाने के लिए हमारे पास। और कौन बात नहीं है, हम जुगाड़ बहू हैं, जब मटके से घर बना सकती तो मिट्टी से बर्तन भी बना सकते हैं। अगले दिन पांचों मटके के टूटे हिस्से से छत पक्की करती हैं, जिससे अब उनके मटका घर में पूरी तरह ठंडक छा जाती है और मिलजुल कर मिट्टी के बर्तन और चूल्हा वो बनाती हैं। देखो, बर्तनों को अच्छे तरीके से सांचे में ढालना, ताकि खाना परोसने में दाल वाल बाहर ना निकले। अरे चिंता नहीं कीजिए जेठानी जी, फर्स्ट क्लास का मिट्टी का बर्तन बनाएंगे कि कांच के बर्तन भी फेल हो जाएंगे। पांचों मिट्टी से बर्तन बनाकर उन पर बहुत सुंदर नक्काशी करती हैं, जो काफी अनोखे लग रहे हैं, जिससे पड़ोसन भी अपने किचन के लिए बर्तनों का ऑर्डर दे जाती है। तुम पांचों ने मिट्टी से बड़े अच्छे अच्छे बर्तन बनाए, मेरे लिए भी ऐसे मिट्टी के बर्तन बना दो, दाम जो बोलोगी मैं दूंगी। अब घर बैठकर ही पांचों जुगाड़ बहू को रोजगार मिलने लगता है। वहीं फिर से पतियों को भी मजदूरी का काम मिलने लगता है, जिससे वह पुराना कूलर फ्रिज खरीद कर ले आते हैं। अरे कहाँ हो तुम पांचों? माँ देखो, हम घर के लिए कूलर फ्रिज ले आए हैं। अब हम भी गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पियेंगे और ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। अरे तुम पांचों ने इस कूलर और फ्रिज की जात देखी है? इसके तो पुर्जे पुर्जे को जंग खाई हुई है। कहाँ से उठा लाए हो ये कूड़ा कबाड़ा? माँ उठाकर नहीं लाए हैं, पूरे 2000 रुपए देकर खरीद कर लाए हैं। मेहनत का पैसा पानी में बहाया है। भगवान ने मुझको 5-5 बेटे दिए, लेकिन पांचों बिन पेंदी के लोटे हैं। खराब कूलर और फ्रिज घर में लाने के चक्कर से गोमती पांचों पर गुस्सा करती है। माँ जी, वैसे चीज इतनी भी खराब नहीं लग रही है, टिकाऊ मजबूत लग रही है, हम इसे ठीक कर देंगे। अगले दिन जंगल से हरी हरी घास लाकर कूलर की घास बदलती हैं और जंग वाले हिस्से पर गाढ़ी मिट्टी चढ़ाकर मटकों के टुकड़ों को अच्छे तरीके से चिपकाकर धूप में सुखा लेती हैं, जिससे मटकों का कूलर और फ्रिज एकदम काम चलाऊ हो जाता है। और जैसे ही ललिता उसे चलाती तो अंदर से ठंडी ठंडी हवा फेंकने लगता है। क्या बात है बड़ी भाभी, आप पांचों तो जवाब नहीं, आपने तो मैकेनिक को भी फेल कर दिया मटके का कूलर और फ्रिज को चलाकर। बहू मुझे माफ कर देना, मैं गर्मी से काफी ज्यादा उकता गई थी, इसलिए कल कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। पर अब तुम पांचों के जुगाड़ के चलते चैन सुकून की नींद पड़ेगी। आखिर में पांचों मटके के टुकड़ों और मिट्टी के घोल से रसोई भी बनाती हैं, जहां अब ठंडक में खाना बनाने में दिक्कत परेशानी नहीं होती। पांचों गर्मी के मौसम में अपने मिट्टी के मटकों वाले ससुराल में खुशी खुशी गुजर बसर करने लगती हैं।